गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम राजा राम राय है। अभी तक जितनी भी कंपटीशन है, चाहे सिविल सेवा की बात की जाए, चाहे जनरल कंपटीशन की बात की जाए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पहला क्लास है और सबसे पहले मैं इस बात पर आप क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये चर्चा करना चाहता हूँ कि साइंस और सोशल साइंस में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड साइंस। तो साइंस जो है, कोई भी जो साइंस है उसकी मात्र एक थ्योरी होती है, एक थ्योरी होती है, जबकि इसका कोई सिद्धांत नहीं है। मीन्स नो थ्योरी। कहने का मतलब है कि विज्ञान जो है किसी न किसी थ्योरी पर बेस्ड होता है। थ्योरी को जब अप्लाई किया जाता है तो वह टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाता है, प्रौद्योगिकी में चेंज हो जाता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान का कोई थ्योरी नहीं होता है। तो थ्योरी किसका होता है? थ्योरी होता है मानवीय संबंधों का। मानवीय संबंध में कैसा संबंध होगा? तो पहला रिलेशन होगा इकोनॉमिकल। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से इकोनॉमिकल रिलेशन कैसा है, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ इकोनॉमिकल रिलेशन कैसा है। इसी प्रकार से इकोनॉमिकल देख लेंगे, फिर देखेंगे कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है। फिर देखेंगे कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ सोशल रिलेशन कैसा है। फिर देखेंगे कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ कल्चरल रिलेशन कैसा है। ये तो बात हुई समान बात, लेकिन एक बात और, क्लास मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ विश्व इतिहास से, क्योंकि मैं पहला वीडियो में आप लोग को बता चुका था कि इतिहास के चार कालखंडों में अध्ययन करना होता है, जिसमें पहला पार्ट होता है विश्व इतिहास का, दूसरा पार्ट होता है आधुनिक भारत का, तीसरा पार्ट होता है मध्यकालीन भारत का, चौथा पार्ट होता है प्राचीन भारत का। अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग भाग में हम पढ़ते हैं, सेक्शन में पढ़ते हैं, लेकिन अगर उस सारे सेगमेंट में, सारे सेक्शन में देखा जाए तो किस भाग का महत्वपूर्णता सबसे ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा विश्व इतिहास का है। क्योंकि विश्व में जो घटनाएं घटी हैं वह कहीं न कहीं वो घटना आपके आधुनिक भारत पर प्रभाव पड़ता है। वही घटना अगर हम प्राचीन काल से थोड़ा सा अन्वेषण करते हुए चलते हैं तो पता चलता है कि कहीं न कहीं जब यूरोप में जो घटनाएं घट रही थी, वही घटनाएं भारत के संदर्भ में भी घट रही थी। अब तुलना का स्तर डिफरेंट हो जाएगा कि आप उसकी तुलना मेसोपोटामिया से कर रहे हैं, कि सिंधु घाटी से कर रहे हैं, कि ऋग्वैदिक काल से कर रहे हैं। तो एक और मैं पॉइंट पर जिक्र करना चाहता हूँ कि इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले आपको हिस्टोग्राफी समझना जरूरी है। बिना हिस्टोग्राफी को समझे हुए इतिहास का अध्ययन आप नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको चेहरा देखना है तो पहले दर्पण देखना होगा। अगर इतिहास के चारों कालखंडों का आपको समान चित्रण करना है या उसको समझना है तो दर्पण रूपी हिस्टोग्राफी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिसमें पूरे विश्व में 4 ही तरह के इतिहासकार मिलते हैं। पहला, जिनको कहा जाता है, पहला इतिहासकार जिन्हें कहा जाता है वो है ए। सेक्शन ए में मार्कर काम नहीं करना है। पहला इतिहासकारों का ग्रुप का नाम है मार्क्सवादी। मार्क्सवादी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मार्क्सिस्ट। दूसरे ग्रुप का नाम है राष्ट्रवादी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं
नेशनलिस्ट। तीसरा ग्रुप को बोलते हैं साम्राज्यवादी, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रिटिश स्कॉलर। चौथा ग्रुप को बोलते हैं नव साम्राज्यवादी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यू ब्रिटिश स्कॉलर। कहने का मतलब यह है कि जब हम इतिहास के चारों कालखंडों का अध्ययन करते हैं, चाहे हम विश्व इतिहास पढ़ रहे हों, चाहे प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ रहे हो, चाहे मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हो, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चार दृष्टिकोण ही इतिहासकार अपने अपने एंगल से इतिहास की व्याख्या करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर रखा जाए तो मार्क्सवादियों का आता है। अच्छा, इन चार सेक्शन में भी मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सोशल साइंस में दो चीज को समझना, बैलेंस करना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहले बात आती है सेक्शन ए में भौतिक, और दूसरा है विचारधारा। इसी को कहते हैं मटेरियलिज्म, और इसको कहते हैं कंसीडरेशन। अगर सेक्शन ए बी सी डी मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी और नव साम्राज्यवादी में अगर डिवीजन करना रहे तो भौतिक ग्रुप के अंदर, भौतिक व्याख्या के अंतर्गत मार्क्सवादी को रखा जाएगा। वहीं राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी और नव साम्राज्यवादी आ जाएंगे आपकी विचारधारा की व्याख्या करने वाले। एक बात और, सोशल साइंस में कोई मापदंड नहीं होता है, कोई थ्योरी नहीं होता है। जैसी आपकी अंतर्दृष्टि होती है वैसी आपकी कल्पना होती है। होता क्या है कि जब किसी से, व्यक्ति से पूछा जाए कि पूरे विश्व की सच्चाई क्या है, कैसे पूरा विश्व विकास कर रहा है या कैसे पूरा विश्व विनाश कर रहा है, हाउ ऑल वर्ल्ड इज अंडर डेवलपमेंट एंड हाउ ऑल वर्ल्ड अंडर दिस कंस्ट्रक्शन, चाहे विनाश होगा नहीं तो विकास होगा, दो ही शर्त होगा, या तो पॉजिटिव बढ़ेंगे नहीं तो नेगेटिव बढ़ेंगे। तो इसमें दो ही तथ्य काम करते हैं, इसमें दो ही तथ्य काम करते हैं। तथ्य नंबर एक जिसको बोला जाता है भौतिक, और दूसरा तथ्य नंबर दो जिसे बोला जाता है विचारधारा। अगर पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों से पूछा जाए कि समाज में विकास कैसे हो रहा है, हाउ आवर सोसाइटी इज डेवलपिंग, तो एक ग्रुप कहेगा कि भौतिक चीजों में परिवर्तन हो रहा है, भौतिक चीजों में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए विकास हो रहा है। तो 50% जनसंख्या ऐसा होता है, 50% जनसंख्या कहने का मतलब स्कॉलर, विद्वानों का ग्रुप, जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज में पढ़ लिख कर अपना एक खास जगह बना चुके हैं, जिनके अंतर्गत आते हैं डॉक्टर, वकील, नेटवर्कर, साइंटिस्ट, फिलोसफर, सोशलिस्ट, मीन्स वैसे समाज का वैसा वर्ग जिन्होंने पढ़ लिख कर अपनी जगह समाज में स्थापित किया। तो उन 50% चला जाता है भौतिक समर्थन पर और 50% चला जाता है विचारधारा। लेकिन अगर माना जाए कि कहीं भी या तो विकास होगा और नहीं तो विनाश होगा, तो उसके पीछे कारण होता है कि जब तक दोनों चीजें साथ नहीं होती है तब तक नहीं होता है। मान लिया जाए कि मेरा शरीर का ही लिया जाए या पूरे विश्व के मानव के शरीर का लिया जाए, क्या आपका शरीर में से आत्मा निकाल दिया जाए तो क्या आपका शरीर बोल पाएगा? यानी आपकी आत्मा विचारधारा हुई, जो कि आप मरणशील जो आप शरीर को देख रहे हैं वो आपका भौतिक हो गया। उसी तरह से जो ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड हुआ आपका भौतिक, लेकिन बोर्ड तत्व की बात की जाए, यानी बोर्ड को बनाने वाला जो कंपनी बनाया होगा, किस स्ट्रक्चर में, किस ढांचा में इसको ढाला होगा, कौन सा साइंटिफिक रीजन इसमें काम किया होगा कि इस शेप का बनकर तैयार हुआ, ये सारा चीज चल जाएगा कंसीडरेशन में। जैसे मतलब विचारधारा में चला जाए। जैसे हम
कल्पना करते हैं कि एक अच्छा सुंदर डिजाइन का मेरा मकान है, तो उसमें क्या करते हैं आप पैसा के रूप में भौतिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। मनी क्या है, मनी भी तो भौतिक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक अच्छे इंजीनियर से जब आप नक्शा बनाकर उसको तैयार करते हैं और उस रोड मैप पर अपना मकान तैयार करते हैं, तो वो रोड मैप जो दे रहा है इंजीनियर वही उसकी विचारधारा हो गई। यानी घर एक सुंदर कब बना जब भौतिक आपका पैसा और आपका प्लान, वो भी प्लान किसका, इंजीनियर का, दोनों साथ काम किए। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या सरकार के स्तर पर यानी राष्ट्र के स्तर पर या राज्य के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर जो भी समस्याएं विकास कर रही है, तो उसके पीछे देखा जाता है कि भौतिक चीज़ों पर ज़्यादा प्रभुता दी जा रही है कि विचारधारा की दी जा रही है। जैसे एक ऑब्जेक्ट उठाया जाता है इतिहास में कि सर अगर इतिहास से हम लोग सबक ले सकते हैं तो हमने कोरोना वायरस से पहले सबक क्यों नहीं लिया। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण इतना ही है कि हम इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सीख तो हम लोग बहुत कुछ लेते हैं लेकिन उसका अप्लाई नहीं कर पाते हैं एट दैट टाइम। वही का क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी सदी में ही आया आपका कोरोना वायरस, इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है। प्लेग महामारी फैला, अफ्रीका में महामारी फैला, अमेरिका में महामारी फैला, हिंदुस्तान के स्तर पर महामारी फैला। तो वहाँ क्या काम करता है कि अब वहाँ पर हम लोगों ने कोरोना से क्यों नहीं लड़ाई कर पाया। हम लोगों ने कोरोना से इसलिए लड़ाई नहीं कर पाया कि समाज अभी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुट में खड़ा हो गया है। एक तरफ पूंजीवाद का समर्थन दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ से समाजवाद का समर्थन दिया जा रहा है। हो क्या रहा है कि पूंजीवाद कॉन्सेप्ट कैपिटलिज्म में इस भावना से आगे बढ़ता है कि हमारे संसाधनों का दोहन इस तरह से किया जाए कि पूंजी एक व्यक्ति के हाथ में मतलब सुरक्षित हो जाए। अब अंधाधुंध दोहन करने के चक्कर में क्या होता है कि आप विकास करने के चक्कर में कहीं ना कहीं अंधाधुंध विनाश के कगार पर पहुंच जाते हैं। ये मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप ज़्यादा विकास की बात करेंगे तो कल कारखाना लगाएंगे, कल कारखाना लगाएंगे, फैक्ट्री स्थापित करेंगे, कंपनी स्थापित करेंगे, तो होगा क्या, उससे प्रदूषण फैलेगा। अब प्रदूषण फैलेगा तो हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग आ जाए। उसी तरह से कोरोना वायरस के पीछे भी कहीं ना कहीं जैविक चीजें जिम्मेवार थी। यानी पूंजीवाद का इतना ज़्यादा अमेरिका की तरफ से, यूरोप जैसे कंट्रियों की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूंजीवाद भी कोरोना वायरस को समर्थन देने में एक कारगर कारण रहा। इसी बात का विरोध रसिया हमेशा करते रहा है कि मैं समाजवाद का समर्थन करूंगा, न मैं ज़्यादा विकास की बात करूंगा और न ज़्यादा विनाश की बात करूंगा। पैसा उतना ही चाहिए समाज को जितना विकास का एक स्तर होता है। अब थोड़ा सा बात सोच लीजिए कि पूंजीवाद कितना मतलब गलत कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि कहीं ना कहीं पूंजी एक व्यक्ति के हाथ में संकेंद्रित हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, जबकि समाजवाद में कहा जाता है कि नहीं, कैपिटल जो है सामूहिक नियंत्रण का प्रयास होना चाहिए। इस चीज का अलग अलग क्लास में लिया जाएगा, लेकिन मेरा आज का जो क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू है, चूंकि आज मेरा फर्स्ट डे है क्लास लेने का, और इसमें मैं सबसे पहला बात फोकस करना चाहता हूं कि इतिहास को जो समझने की बात की जाती है तो चार ही एंगल से देखा जाता है। चार एंगल पर लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि हुआ क्या कि बौद्धिक जागृति यूरोप में पहले आ गई थी, तो जितने बड़े बड़े विद्वान थे, लेखक थे, कहीं ना कहीं पीछे से पेन लेके, प्रिंटिंग प्रेस लेके लिखने वाले यूरोपियन लोग बैठे हुए थे। तो न तो यहाँ पर इतिहास लेखन में भारतीयों को मौका मिला, न अफ्रीका के वासियों को मौका मिला, न अमेरिका के वासियों को मौका मिला। अमेरिका के वासियों को मौका क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो खुद ही गुलामी के रास्ता झेल रहे थे। 4 जुलाई 1776 में खुद ब्रिटेन के चंगुल से छुटकारा पाया, फिर अपना एक संविधान बना के कहा कि नहीं, अमेरिका यूनियन ऑफ स्टेट होगा और इसकी अपनी संवैधानिक व्यवस्था होगी। इसका संविधान जो होगा ब्रिटेन के संविधान से संचालित नहीं होगा। इसलिए कोटेशन आता है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जनप्रतिनिधि मेरे अगर ब्रिटेन के पार्लियामेंट में नहीं है तो एक भी रुपया कर नहीं दिया जाएगा अमेरिका की तरफ से। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा एंगल देखते हैं। जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइन कोस्टेन। साइन कोस्टेन में भी आप क्या पढ़ते हैं?
लम कर्म आधार पढ़ते हैं, त्रिभुज तो एक ही होती है, लेकिन देखने का नजरिया, साइन के नजरिया से देखेंगे तो क्या होगा, एंगल बदलेगा। कॉस के नजरिए से देखेंगे तो एंगल बदलेगा, कोण बदलेगा। वही टैन के नजरिए से देखेंगे तो एंगल बदलेगा। उसी तरह से इतिहास को पूरे 4 एंगल से ही देखा जाता है। कैसे, अब बताते हैं। मार्क्सवादी का क्या कहना है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मार्क्सवादी को भौतिक व्याख्या के स्तर पर रखा गया है। मार्क्सवादी का कहना है कि जब भारत में, एक भारत देश का मैं उदाहरण ले रहा हूं, ऐसे ऐसे भारत पूरे विश्व में 200 करीब माना जाता है कि 292 देश हैं। अफ्रीका है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, बेल्जियम है, फ्रांस है, ठीक है। एक भारत, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं तो पहले भारतीय के कॉन्सेप्ट से ही समझे, और मेरी क्लास विधिवत रूप में विश्व इतिहास से स्टार्ट होगी। तो होता है क्या कि मार्क्सवादी का कहना है कि समाज में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब तक भौतिक परिवर्तन ना हो। यानी कहीं भी पहले परिवर्तन, चेंजिंग लाना है तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन लाना हो। जबकि राष्ट्र, मतलब जैसे एक उदाहरण के तौर पर माना जाए, जैसे जब भारत में एक तरफ बिंबिसार राजतंत्र की स्थापना कर रहा था, तो उस समय महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध संघ की स्थापना करके वो सपोर्ट कर रहे थे भौतिक चीजों का, राजतंत्र को खड़ा करने में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे। तो उनका कहना यह था कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, एक व्यक्ति कई रूपों में होता है, एक अच्छा विचारक भी हो सकता है, एक अच्छा संत भी हो सकता है, एक अच्छा समाज शास्त्री भी हो सकता है, एक अच्छा सामाजिक चिंतक भी हो सकता है। तो हुआ क्या कि जो राजकीय खजाना में कहीं ना कहीं पैसे आ रहे हैं बिंबिसार के, मगध साम्राज्य का जो उत्थान होता है, जिसकी कब्र पर मौर्य वंश की नींव रखी गई थी, वो कहीं ना कहीं मार्क्सवाद इस बात में विश्वास करता है कि नहीं, एक सामाजिक चिंतक जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं बौद्ध संघ की स्थापना करके महात्मा बुद्ध ने कुछ जो धन था भौतिक रूप से बिंबिसार को सपोर्ट किया। क्योंकि होता था क्या कि अपने इस शिष्यों को पूरे विश्व में भेजते थे कि जाओ तुम भिक्षु बनकर अपना, मतलब भिक्षाटन करके भिक्षु बनकर कुछ जो कुछ मिल गए, तो किसी को जापान भेज दिए, किसी को श्रीलंका भेज दिया, किसी को नेपाल भेज दिए, किसी को तिब्बत भेज दिए, किसी को ब्रिटेन भेज दिए। और वो जब प्राचीन भारत का पन्ना जब मैं खोलूंगा तो बताऊंगा कि कैसे बौद्ध धर्म विश्व धर्म बन गया और धर्म इनका मतलब मुकाबला नहीं कर पाया। वो अलग टॉपिक हो जाए। पहला मेरा आज टॉपिक है ओनली एंड ओनली इतिहास लेखन पर, हिस्टोग्राफी पर। मार्क्सवाद यहीं पर रुक जाता है कि विचारधारा की प्राथमिकता नहीं देता हूँ। मार्क्स कहता है कि पहले भौतिक स्ट्रक्चर में चेंज होगा। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूँ कि अगला का विचारधारा में चेंजिंग हो रहा है। एक मिनट और थोड़ा सा हल्का सा बैक आना हो, क्योंकि मैं डायरेक्ट विचारधारा और भौतिक पर भी आ गया। देखिए, अगर संक्षिप्त भाषा में क्या कहा जाए, इन ब्रीफ वे में कहा जाए, तो विचारधारा का मतलब क्या है? विचारधारा का मतलब हुआ दुनिया का हर एक वस्तु जिसको केवल आप महसूस कर सकते हैं, ओनली यू कैन फील। लेकिन भौतिक का मतलब हुआ दुनिया का वह हर एक वस्तु जिसको आप छू सकते हैं। जैसे अभी मैं तुरंत बोला था, पीछे 10 मिनट पहले ही बोला था कि मैं बोर्ड को तो छू रहा हूं, तो बोर्ड जो प्रत्यक्ष रूप से छू रहा हूं भौतिक हुआ, लेकिन बोर्ड तत्व का जो निर्माण हुआ ये आपका सारा चीज चला जाएगा विचारधारा में। उसी तरह से मनुष्य, तो मनुष्य को बनाने वाले भगवान, यानी हम लोग को कुम्हार रूपी बनाने वाले कौन है? भगवान है। यानी भौतिक रूप में शरीर खड़ा है, मैटेरियल रूप में शरीर खड़ा है, लेकिन आत्मा जब व्यक्ति जन्म लेता है, बर्थ करता है, तो उसको पुट कर दिया जाता है गॉड के द्वारा, और जब मृत्यु होती है तो उसको खींच लिया जाता है, क्योंकि आपका टाइम पूरा हो जाता है। उसी तरह से मतलब जीवन का क्रम, पूरे समाज का क्रम और जीव और जंतु का क्रम चलता रहता है। तो मतलब शॉर्ट भाषा में समझिए कि भौतिक का मतलब हुआ कि दुनिया का हर एक वस्तु जिसको आप महसूस कर सकते हैं, यू कैन फील, और दुनिया का हर एक वस्तु जिसको केवल मतलब छू सकते हैं, डायरेक्ट छू सकते हैं। अब इसी को सोशल साइंस में कहीं टेंजिबल पढ़ाया जाता है, इनटेंजिबल पढ़ाया जाता है, जिसको
हिंदी मीडियम में बोला जाता है मूर्त और अमूर्त, ठीक है। तो अब आइए इस पर हल्की सी व्याख्या इस पर भी नजर डालिए। राष्ट्रवादी का कहना है कि, अच्छा एक बात और, राष्ट्रवादी का जो इतिहास लिखने का जो तरीका है कहीं न कहीं केवल उनके सीमित राष्ट्रों तक ही सीमित होता है। जैसे अगर भारत का कोई राष्ट्रवादी भारत का इतिहास लिखेगा तो केवल भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ही गुणगान करने में लगा रहेगा, जबकि ब्रिटेन का कोई इतिहासकार लिखेगा अगर राष्ट्रवादी सोच का है तो हमेशा ब्रिटेन का ही गुणगान करेंगे। उसी प्रकार से अफ्रीका का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार होंगे तो अफ्रीका भी गुणगान करेंगे। वहीं अमेरिका के इतिहास लिखने वाले अगर पीछे से कोई बैठे हुए हैं तो अमेरिका का गुणगान करेंगे। यानी राष्ट्रवादियों का जो इतिहास लेखन का जो कलम है कहीं न कहीं केवल राष्ट्र सीमित होता है, ठीक है। और इसका राष्ट्रवादी चेतना के कारण ही पूरा भारत स्वतंत्र हुआ था। उसका चैप्टर अलग हो जाता है, क्योंकि जब आंदोलनी भारत में जब हम लोग एंट्री करेंगे तो उसका अलग बात होता है। फिर यहाँ हम केवल हिस्टोग्राफी का संक्षिप्त में परिचय दिलाना चाहता हूँ। साम्राज्यवादी का कहना है, साम्राज्यवादी दरअसल में ब्रिटेन के स्कॉलर थे, विद्वान थे, ब्रिटेन की स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। उनका कहना यह है कि भारत में भौतिक लूट हुई। भौतिक लूट का मतलब होता है धन की लूट। तो धन की जो लूट हुई, और ये बार बार कंप्लेन किया जाता है भारतीयों के द्वारा कि भारत सोने की चिड़िया था, इसको प्लास्टिक का चिड़िया बना दिया। मतलब प्लास्टिक का चिड़िया मतलब जितने रिसोर्सेज थे इसको आपने मतलब जो हम ब्रिटेन को दे दिया। यानी जैसे एक इतिहासकार का कमेंट आता है कि टेम्स रूपी नदी और भारत रूपी गंगा। तो अगर गंगा का जितना भी संसाधन था, गंगा कहने का मतलब यहाँ भारत से है, उसके संसाधनों को स्पंज जैसे पानी में को सोख लेता है और फिर उस स्पंज को जैसे दबाते हैं, निचोड़ते हैं तो पानी मतलब छोड़ता है पानी को। उसी तरह से भारत में जितने भी संसाधन व्याप्त थे, रेलवे के माध्यम से ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अलर्ट करके ब्रिटिशों ने भारतीय संसाधनों का दोहन किया और उसको कहाँ उड़ेल दिया, सीधे टेम्स में उड़ेल दिया। उसका कॉन्सेप्ट अलग है। मतलब कहने का मतलब यह है कि साम्राज्यवादी का कहना इतना ही है शॉर्ट में, अगर भारत में मैंने आर्थिक लूट की या मैंने भारतीय संसाधनों का दोहन किया, इफ आई एक्सप्लॉइट द इंडियन रिसोर्सेज, तो उसके बदले में मैंने गलत किया। तो गलत कहने का मतलब है कि आपके पास संसाधन थी, हमने आपको विचार किया, उसके बदले में धन ले लिया, तो इसमें गलत क्या किया। यानी साम्राज्यवादी डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते। साम्राज्यवादी का कहना है कि रिसोर्सेज के बदले हमने मैनेजमेंट दिया वही। और अच्छा दूसरा एक और है, ये इसी में दूसरे एंगल वाले लोग भी बैठे हुए हैं। साम्राज्यवादी का कहना है कि चलिए मैंने आपके संसाधनों का दोहन किया और भी विश्व में जितने भी मेरे गुलाम देश थे उनका भी दोहन किया, मान लिया जाए, लेकिन आप ऐसे कंट्री खुद गुलामी के स्तर पर थे। और एक कहीं ना कहीं एक सच्चाई नजर आती है। जब आप आधुनिक भारत के घटनाक्रम में नजर डालेंगे, जिस समय मुगल काल का पतन हो रहा है, उस समय जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एस्टैब्लिश हो रही है व्यापार करने के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा सशक्त केंद्रीय नेतृत्व नजर ही नहीं आता, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नजर ही नहीं आता है जो ब्रिटिश सत्ता को रोक पाए। या ब्रिटिश सत्ता तो था नहीं, वो ब्रिटिश तो व्यापारी बन के आए थे। मतलब इतना ही छोटा सा संक्षेप में समझे, ज़्यादा मतलब बोलने का मतलब है कि और भी बात निकलते ही जाएगा। साम्राज्यवादी का कहना है कि अगर मैंने पूरे विश्व को जीता, तो जीता उसके बदले में हमने गलत क्या किया। आप उस स्तर पर थे, हमने जीता, आपके रिसोर्सों का दोहन किया। लेकिन नव साम्राज्यवादी का कहना है कि ठीक है, हमने आपकी धन संसाधनों को, जिसको आपको अंग्रेजी में बताया मैंने, न्यू ब्रिटिश स्कॉलर, आपके रिसोर्सेज का मैंने दोहन किया, उसके बदले में आपको मैंने सभ्य
सभ्यता संस्कृति दी। आपके भारत में आपको मैंने यूरोप के संस्कृति से मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब तालमेल बिठवाया, मतलब जिस तालमेल का मतलब कम्बिनेशन के साथ मतलब मैं चलने की कोशिश की, भले भाग के चले जाना चाहिए। रेलवे का विकास करवाया, डाक एंड तार का विकास करवाया, जो आप देखते हैं डलहौजी के कार्यकाल में ऐसा होता है। फिर आपने देखा कि तार और डाक और तार की व्यवस्था करवाया, रेलवे का व्यवस्था करवाया। इसके बाद आप देखते हैं कि जितने भी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजिंग आते हैं, भौतिक परिवर्तन आते हैं, सड़कों का अच्छी विकास, जैसे ग्रेट ट्रैंक रोड वगैरह का जो जीर्णोद्धार किया गया, रिन्यूअल वे में मतलब ड्यूरेशन किया गया, तो उसके बदले में अच्छा सबसे बड़ी बात, हमने कानून का शासन दिया, और उस कानून का शासन देने के एवज में, उसके बदले में अगर मैंने भारत से कुछ संसाधनों को ब्रिटेन के संसद को ट्रांसफर ही कर दिया, मतलब हस्तांतरित ही कर दिया, तो उसमें हमने गलत किया। मतलब साम्राज्यवादी डायरेक्ट कहता है कि मैंने लूट की, वही नौ साम्राज्यवादी उसी बात को बड़ा ही चालाकी तरीका से आपके सामने तर्क वितर्क करके मनवा लेते हैं कि ठीक है, मैंने आपका एक रिसोर्सेज का दोहन किया, लेकिन उसके बदले में मैंने आपको मैनेजमेंट दिया, रेलवे का विकास दिया, डाक एंड तार दिया, उसके बदले में आपको अगर आपके कुछ रिसोर्सेज मैंने लिया तो उसमें गलत क्या किया। आज भी तो यही हो रहा है। आज भी किसान भूमि भारत में हम लोग आज़ाद हैं, तो सरकार क्या करती है, इस सरकार में भी अलग अलग ग्रुप होता है। कार्यपालिका को आदेश दे दिया गया भाई कि जैसा विधायिका के कानून होंगे उसके बदले में मैनेजमेंट के रूप में सबका पेमेंट अलग अलग होगा। तो ब्रिटिश मतलब नौ साम्राज्यवादी डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं गलत हूँ, जबकि डायरेक्ट एक्सेप्ट करवा देते हैं कि या तो आप गलत हैं या मैं गलत हूँ, सिचुएशन से मुझे कुछ लेना देना नहीं। जिसने भारत को आज गुलाम बनाया गया था, गुलामी के खुद कगार पर। यानी शॉर्ट में इतना ही समझे कि मार्क्सवादी जहाँ व्याख्या इतिहास की भौतिक स्तर पर करते हैं, वहीं राष्ट्रवादी राष्ट्र का ही गुणगान करने में लगे रहते हैं। वहीं साम्राज्यवादी का कहना है कि नहीं, मैंने अगर पूरे विश्व में साम्राज्यवाद का झंडा फहराया और कुछ रिसोर्सेज का दोहन किया, तो ये मेरा विजय मतलब करने का एक मतलब नया तरीका था, जिसमें कई राइटर आएंगे, वो जब सिलसिलेवार से क्लास चलेगी तो पता चलेगा। और नौ साम्राज्यवादी बड़ा ही स्मार्ट तरीका से आपको रखते हैं कि ठीक है, आपके रिसोर्सेज का दोहन किया गया, उसके बदले में मैंने अगर अच्छी कानून व्यवस्था दिया, अच्छी डाक एंड तार व्यवस्था दिया, अच्छी रेलवे का विकास दिया, तो हमने गलत किया, मतलब मैनेजमेंट दिया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाया। अच्छा, तो आज का सर वीडियो यहीं पर हम लोग रोक देते हैं, और कल से नए वीडियो के साथ मैं आऊँगा, ठीक है। आज चूँकि मेरा एक तरह से माना जाए कि हिस्टोग्राफी बेस्ड था और इंट्रोडक्टरी क्लास था, और मेरा आज क्लास का पहला दिन भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग और मेरे कंपटीशन के माध्यम से भारत के सारे कंपटीशनों की तैयारी सिलसिलेवार ढंग से कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप केवल ये सोचे कि सिविल सर्विस तैयारी, सारे कंपटीशनों की तैयारी होगी, तो मैं चैनल के माध्यम से आपके सामने अप टू डेट होते रहूँगा।